जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग के लिए हमने आज से एक नए क्लास का आगाज किया है जिसमें आपको प्रत्येक दिन टॉप 30 प्रश्न साइंस के दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो साइंस के प्रश्न होते हैं वो हमेशा रिपीटेड करते हैं, बट बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और यही गलती होती है कि आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुक जाता है, ठीक है। तो आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे CMTS, CGL, CHSL, CPU, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से प्रश्नों को। और एक काम ये कीजिए कि जो भी प्रश्न बताया जा रहा है इसका सारा निचोड़ आपको बताया जाएगा, सारा आप एक नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर और उस पर लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम यह किसने कहा था। आपसे पूछा है कि बताइए यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है कणाद, और तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, और चौथा ऑप्शन है आवागाद्रो। तो यदि बात करें इसका तो इसका सबसे पहले विचार किसका था, ऋषि कणाद का था। एक ऋषि कणाद थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि सभी पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर बात करें डाल्टन का तो डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, अर्थात परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दिया था परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत ये किसने दिया था, डाल्टन ने, सही है। ये किसके बारे में हमने देख लिया, डाल्टन के बारे में। आगे देखें तो एक और ऑप्शन है जो है रदरफोर्ड। अगर बात करें रदरफोर्ड का तो आप सभी लोग जानते हो कि जो रदरफोर्ड है ये परमाणु के नाभिक का खोज किए थे। किसका नाभिक का, परमाणु के नाभिक का जो खोज किए थे वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब आगे बात करें तो रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन जो कण होते हैं परमाणु में इसका नामकरण किया था। क्या किया था, नामकरण किया था। खोज किसने किया था, खोज किया था गोल्डस्टीन, बट नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु के नाभिक का भी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। कैसे खोज हुआ था नाभिक का, अल्फा कण प्रकीर्णन से, अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा। ये अल्फा कण प्रकीर्णन क्या थे, तो अल्फा कण प्रकीर्णन का अर्थ होता है कि एक रदरफोर्ड क्या किए थे, सोने की पतली झिल्ली लिए थे, उस पर अल्फा कणों से बमबारी किए थे, तो पता चला था कि जो बीच वाला स्थान है वो ठोस है और उसी को नाम दे दिया गया था क्या, नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करें तो आगे है आवागाद्रो। तो एक प्रश्न पूछता है कि बताइए आवागाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें आवागाद्रो तो आवागाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23। ये किसका मान होता है, आवागाद्रो संख्या का मान होता है। तो देखिए हम लोग एक प्रश्न देखे, बट इस प्रश्न से जितने निचोड़ बनने वाले थे उस सबको हम लोग देख लिए। जैसे बोला था कि बताइए अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, ये किसने बताया था, तो ये तो बता दिया थे ऋषि कणाद, बट इसमें ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन का भी हम लोग क्या कर दिए, पोस्टमार्टम कर दिए। दिया था डाल्टन, तो डाल्टन के से दो हमने देखा कि परमाणु अविभाज्य होता है, इसने बताया था। और परमाणुविक जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया था, डाल्टन ने। आगे देखे थे एक ऑप्शन है रदरफोर्ड, तो हमने देखा कि रदरफोर्ड जो है ये परमाणु के नाभिक का खोज किए थे और इसके साथ साथ इन्होंने प्रोटॉन का नामकरण भी किया था, ठीक है। आगे था एक ऑप्शन आवागाद्रो, तो हमने देखा कि आवागाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो आवागाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बने पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, और चौथा ऑप्शन क्या है, ठोस। तो यदि बात करें 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बोलता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, यौगिक, यानी कंपाउंड। क्या होता है, वो यौगिक होता है, ठीक है। अगर बात करें तत्वों की तो ध्यान दीजिएगा, तत्वों की बात करें तो अभी यदि हम बात करें आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी जो तत्व है, अभी इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? इसमें अभी तत्व है 118। ठीक है, अभी कितने तत्व हैं इसमें? 118 तत्व हैं। अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी तो इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को सन 1913 में बनाया गया था। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? मोसले के द्वारा। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी से ही तो बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हो गए। इसके साथ साथ यदि हम समूह की बात करें कि इसमें कितने समूह होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, समूह यानी ग्रुप। ठीक है, अगर बात करें ग्रुप या वर्ग की तो ये होते हैं कितने? 18, 1 से लेकर 18 तक। वहीं बात करें आगे तो इसमें आवर्त भी बनते हैं। तो पूछता है कि बताइए इसमें आवर्त कितने हैं? तो कितने अभी आवर्त हैं? आवर्त 7 हैं, जिसे इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अगर यही बात करें इसमें बोल देता है कि बताइए ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक भी होते हैं कितने? इसमें ब्लॉक होते हैं 4। कौन कौन ब्लॉक होते हैं? तो इसमें होते हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो ये सारा हमने देख लिया किसके बारे में? सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी। ये तो बस ऐसे ही आपको सिंपल बता दिए हैं, जब पढ़ेंगे तो उसमें डीपली पढ़ेंगे। अगर बात करें मिश्रण की तो मिश्रण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, मिक्सर कहलाता है। ठीक है, अब बात गया ठोस। तो ये ठोस क्या होते हैं? ठोस जिसमें अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा अधिक होता है। मोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। सही है, चलिए तो ये सब किसके था? ये सब दूसरे प्रश्न का आंसर था। आगे देखें तो दिया है कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। यानी प्रश्न में आपसे बोला है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? H2O यानी जल, क्योंकि जल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें एक और ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन क्या है? NH3, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? अमोनिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया। अब यहां से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ देता है कि बताइए जो अमोनिया है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो अमोनिया बनता है किस विधि द्वारा? हैबर विधि। बहुत ज्यादा पूछता है ये हैबर विधि। ठीक है, अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? हैबर विधि द्वारा। ठीक है, आगे प्रश्न है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? जितने भी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, जितने भी हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो निकलता है वो क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जलाने से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये वायु प्रदूषण करता है। क्या करता है? वायु का प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसका आंसर क्या होगा? H2O यानी जल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परमाणु अभाज्य हैं, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? अभी बताए थे, पहले प्रश्न था जिसमें बताए थे। देखिए यहां भी बताए थे परमाणु अविभाज्य किसने बताया था? पहले ही बताए थे परमाणु अविभाज्य किसने बताया था? डाल्टन ने। वहीं आपसे ये पूछ दिया है कि परमाणु अविभाज्य है, बताइए किसने बताया था? तो परमाणु अविभाज्य किसने बताया था? ये बताए थे डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु अविभाज्य निम्नलिखित किसने बताया था? डाल्टन। दूसरा देखें तो दूसरा ऑप्शन है बर्जिलियस। क्या ऑप्शन है? बर्जिलियस। देखिए बर्जिलियस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बोलता है कि बताइए हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में अभी प्रेजेंट में 118 तत्व हैं, एलिमेंट्स है, बट इस एलिमेंट्स का हम लोग नामकरण करते हैं एक प्रतीक के रूप में। जैसे हाइड्रोजन का बोले तो H देते हैं, हीलियम का बोले तो H ही देते हैं। तो ये किसने बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसको H ही लिखे और जो हीलियम है उसको H ही लिखे? तो सर्वप्रथम ये किसने बताया था? ये बर्जिलियस बताए थे कि जो तत्व हैं, तत्व के नाम का पहला और दूसरा जो अक्षर होगा वही प्रतीक दिया जाएगा। ठीक है, ये किसने बताया था? बर्जिलियस ने बताया था। क्या बताए थे? कि जो तत्व हैं, तत्वों का नामकरण जो है, नामकरण इस के पहले और दूसरे, इसके पहले
और दूसरे पहले और दूसरे अक्षरों से किया जाएगा, अक्षरों से किया जाएगा। ये किसने बताया था? ये बताया था बर्जिलियस ने, ठीक है। और ये अक्षर किसके होंगे? अंग्रेजी के होने चाहिए। किसके? अंग्रेजी के अक्षर के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग बात करें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? हाइड्रोजन का पहला अक्षर H है, इसीलिए इसे सिंबल में क्या दिखाते हैं? H से। वहीं बात करें हीलियम का तो हीलियम का दो अक्षर लिया जाता है, जिसका दो अक्षर क्या है? He। तो इसका सिंबल क्या दिया जाता है? He, ठीक है। ये सब किसने बताया था? ये बताया था बर्जिलियस ने, ठीक है। अब देखते हैं रदरफोर्ड। तो अभी बताए थे कि रदरफोर्ड से क्या प्रश्न बनते हैं? ये नाभिक का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? परमाणु के नाभिक का, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटॉन का क्या किए थे? नामकरण किए थे। प्रोटॉन का क्या किए थे दोस्त? नामकरण किए थे, ठीक है। आगे देखिए अवोगाद्रो। तो अभी बताए थे अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23। सही है। तो हम लोग एक प्रश्न का 360 दिख रहे हैं, यानी इसका पोस्टमार्टम पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो यदि आप क्लास से बने रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एग्जाम का आप एक भी प्रश्न छूट जाए आपके साइंस से, ठीक है। चलिए तो बने रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया? फिर ये सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये सब जितने हमने दिखाया ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। ये बोला है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो अभी बताए थे पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। आगे ऑप्शन क्या है? आगे ऑप्शन है थॉमसन। थॉमसन क्या किए थे? ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड से बताए दिए हैं, परमाणु के नाभिक का खोज किए थे और प्रोटॉन का नामकरण किए थे, ठीक है। हमेशा जो शब्द आ रहा है उसको लिखते चलते हैं ताकि आपका दिमाग ओपन रहे। ये है नील्स बोर। नील्स बोर, अगर बात करें नील्स बोर का तो हम लोग जानते हैं कि ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हम परमाणु की तो देखिए डायग्राम बना रहे परमाणु का। परमाणु कुछ इस प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 कक्षाएं बनती हैं। कौन कौन? के, एल, एम और एन। कितनी कक्षाएं बनती हैं? 4, के, एल, एम और एन। अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि के में जो बात करें इलेक्ट्रॉन की तो के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। एल में कितने होते हैं? 8। एम में कितने होते हैं? 18। और एन में कितने होते हैं? 32। सही है। तो ये किसने बताया था कि जो के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल है उसमें 8 होंगे, एम है उसमें 18 होंगे, एन है उसमें 32 होंगे। तो ये बताया था किसने? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने बताया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नील्स बोर ने बताया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था नील्स बोर ने, ठीक है। और इसके लिए नील्स बोर ने एक समीकरण दिया था, जो समीकरण था 2n²। नील्स बोर ने क्या समीकरण दिया था? 2n², जहां n है कक्षा की संख्या, जहां n क्या है? कक्षा की संख्या है, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया सारा प्रश्न का निचोड़। आगे देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अब बोला है आपसे कि जो परमाणु संरचना का मॉडल है वो किसने विकसित किया था, आपसे प्रश्न ये बोला है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है अल्फ्रेड नोबेल, फैराडे, बोर तथा रदरफोर्ड और वोल्टा। चलिए 4 ऑप्शन है। देखिए जो भी प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न ही करवाया जा रहा है और जितने भी प्रश्न आएंगे सब प्रीवियस ईयर का ही होंगे, ठीक है। तो डाउट मत क्रिएट कीजिएगा। चलिए
परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल दिया था बोर तथा रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? बोर तथा रदरफोर्ड। अल्फ्रेड नोबेल, तो अब जानते हैं नोबेल प्राइज किसके दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल कब से दिया जाता है? सन 1901 से। फैराडे, बताइए फैराडे से प्रश्न क्या है, कोई भी बताए। फैराडे, फैराडे, चलिए। बोल्टा क्या है? बोल्टा, बताइए बोल्टा, बोल्टा क्या है बताइए। अगर बात करें बोल्टा की, तो बोल्टा ने सन 1800 ईस्वी में विद्युत धारा का खोज किया था। किसका? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का खोज जो किसने किया था? वोल्टा ने। फैराडे क्या है बताइए, फैराडे क्या है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा जानते हैं? विद्युत चुंबकीय, विद्युत विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रेरण का सिद्धांत ये किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। वोल्टा क्या किए थे? 1800 ईस्वी में विद्युत धारा का क्या किए थे? खोज किए थे या परीक्षण किए थे। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिए थे। बोर ने किसका खोज किया था? परमाणु संरचना मॉडल का। और अल्फ्रेड नोबेल, इसी के अनुसार हम लोग नोबेल प्राइज देते हैं। ठीक है, और कब से? 1901 से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणविक नाभिक किसने खोजा? अभी तो बताए हैं यार कि जो परमाणविक नाभिक है वो किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड। बार बार बताते हैं दोस्त, देखिए जो साइंस के प्रश्न होते हैं ना वो बार बार रिपीटेड करते हैं, प्रश्न आपके अलग से नहीं बनते हैं। जैसे जीएस में पूछ दिया माता पिता दादा दादी का नाम पूछ देगा, बट ये जो है जीके में ऐसे पूछता है दादा दादी किसी का भी नाम पूछ देगा, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, बट इसमें जो है ना प्रश्न वैसे ही प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीटेड करते हैं। ठीक है, प्रश्न अलग से बनाए नहीं जाते हैं इसमें। तो बोला एक बताइए परमाणविक नाभिक है किसने खोजा था? तो बताया है कि परमाणविक जो नाभिक होता है वो किसने खोजा था? रदरफोर्ड। और किससे खोज की थी? अल्फा कण प्रकीर्णन से। अल्फा कण प्रकीर्णन से। पूछता है कि कैसे खोज किया गया था? तो अल्फा कण प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन से किसकी खोज हुई थी? ये खोज हुई थी नाभिक का। ठीक है, और आइंस्टीन, ऑप्शन है क्या? आइंस्टीन। डाल्टन, डाल्टन क्या बताए थे? परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है, ये किसने बताया था? डाल्टन ने। परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन। आइंस्टीन, आइंस्टीन से क्या प्रश्न बनता है? आइंस्टीन जो है ये फोटोन कण का आविष्कार किए थे। किसका? फोटोन कण का। ये फोटोन कण क्या होते हैं? तो जो प्रकाश में कण पाए जाते हैं। किसमें कण? प्रकाश में जो कण पाए जाते हैं, प्रकाश में, वो कौन सा कण होते हैं? फोटोन कण। और फोटोन कण का जो आविष्कार खोज है वो कब किया गया था? 1915 में। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, तो सारा आपको निचोड़ बता दिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? अभी बताए थे दोस्त कि जब परमाणु बनता है, जब परमाणु बनता है तो क्या होती है? चलिए देख लेते हैं। जब परमाणु बनता है तो क्या होती है? अभी बताए, देखिए जब परमाणु बनता है तो इसमें क्या क्या होती है? इसमें इस नाभिक में, इस नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर ये जो कक्षाएं बनी हुई है, इस सभी कक्षाएं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कितने कण हो गए टोटल इसमें? यदि कणों की बात करें तो दो तो यहाँ हो गए और एक क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे बोल दे कि बताइए परमाणु में मूल कण कितने होते हैं? ठीक है, परमाणु में तो ऐसे बहुत सारे कण होते हैं। ठीक है, बट मूल कण कितने होते हैं? तो इसमें मूल कण होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वहीं आपसे अगला प्रश्न जो है सॉरी, इसमें पूछा है, क्या पूछा है? देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो पाया ही जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, बट जो फोटोन है ये नहीं पाया जाता है। फोटोन नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये प्रकाश में पाए जाते हैं। फोटोन कहाँ पाया जाता है? ये प्रकाश में पाए जाते हैं। फोटोन कण कहाँ होते हैं? ये प्रकाश में होते हैं, लाइट्स में, ये प्रकाश में होते हैं। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था आइंस्टीन ने।
आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब? 1915 में। ठीक है, अभी बताएं कि 1915 में फोटोन कण का खोज हुआ था। ठीक है, चलिए लिखवाए ना 1915। चलिए यहाँ भी लिख दिया आपको। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पर, पॉजिटिव आवेश होता है न्यूट्रॉन पर, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, और आवेश की बात करें तो इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और माइनस है तो माइनस आवेश लगा रहता है। और सेम इतना ही होता है प्रोटॉन पर, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश होते हैं। और कैसा होता है? इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें कोई आवेश नहीं। इसमें कितना आवेश होता है? 0 आवेश होते हैं। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, वहीं बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। आगे देखें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। सबसे अधिक द्रव्यमान होता है किसका? न्यूट्रॉन का। सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का, और सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है? द्रव्यमान मास। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा थोड़ा सा। सारा आपको जो भी प्रश्न देख रहे हैं दोस्त, सारा का निचोड़ आपके साथ बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है देखते हैं। अगला है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। बोला है कि परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान क्षति, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जो है ये होगा कौन सा? द्रव्यमान की क्षति होती है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? द्रव्यमान की क्षति होती है। ठीक है, चलिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं जेड से। और जितना परमाणु क्रमांक होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, और उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें प्रोटॉन, और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसी हम बात करें कि बताइए जो सोडियम है, ये सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे? अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कितने होंगे? पी का मान कितना होगा? 11, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, यानी 11। ये सब कब होते हैं? जब परमाणु क्या हो? न्यूट्रल हो, यानी उदासीन हो। ये कब होते हैं? जब परमाणु उदासीन हो। और जब परमाणु उदासीन ना हो, उदासीन का अर्थ क्या होता है दोस्त? इस पे कोई चार्ज ना हो। चार्ज का अर्थ होता है कि प्लस और माइनस इस पे ना लगा हो। उस स्थिति में परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब परमाणु क्रमांक यानी परमाणु जो है उदासीन ना हो, तो जो परमाणु क्रमांक है उतना प्रोटॉन होते हैं। ये हर एक स्थिति में क्या होते हैं? सत्य होते हैं। ऐसे ही प्रश्न बोलता है कि बताइए परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या जितने परमाणु में होती है वही कहलाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान क्षति। अगला आंसर है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? जो परमाणु भार है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं कार्बन 12। ठीक है, कार्बन के समस्थानिक यानी कार्बन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं? कार्बन 12, उसे ही बोलते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है परमाणु भार का। अगर बात करें आइसोटॉप्स का, तो ध्यान दीजिएगा आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक, समस्थानिक। ये समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक तो समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। परमाणु क्रमांक ये क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जबकि भार होता है इसका, भार क्या होना चाहिए? भार अलग अलग होना चाहिए। भार अलग अलग होना चाहिए, उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। ठीक है, तो ये जो होते हैं कार्बन 12 ये होते हैं कार्बन के समस्थानिक, और इससे ही हम लोग द्रव्यमान यानी भार मापते हैं। ठीक है, अगला बात करें तो एक इसमें 1 दिया है H1 यानी हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो होते हैं इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1
H3। आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक है, बट भार इसका अलग है। भार यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 3 है। तो ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, पूछता है प्रश्न कि बताइए जो हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक है, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक कौन थे, 1H1, दूसरे थे 1H2, तीसरे थे 1H3। तो बात करें पहला को, तो पहला का बोलते हैं प्रोटियम, इसको नाम से किस नाम से जानते हैं, प्रोटियम, ठीक है। दूसरे को जानते हैं ड्यूटेरियम के नाम से, ड्यूटेरियम के नाम से, और तीसरे को जानते हैं ट्राइटियम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, ट्राइटियम के नाम से, ट्राइटियम के नाम से। अगर बात करें पहले की, तो पहला का प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, पहला का प्रश्न बनता है कि इसमें नाइट्रोजन जो न्यूट्रॉन है वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। दूसरे का प्रश्न होता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, भारी जल में। कहाँ करते हैं, भारी जल में, जिसका सूत्र क्या होता है, D2O, ठीक है। अगर तीसरे बात करें तो इसका प्रश्न क्या बनता है, तो इसका प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये रेडियो सक्रिय में प्रयोग किया जाता है, रेडियो सक्रियता में, रेडियो सक्रियता में, रेडियो सक्रियता में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन के दूसरे तीसरे समस्थानिक ट्राइटियम का, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि दुनिया का एक ऐसा मात्र तत्व बताइए जिसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, तो किसमें नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक प्रोटियम में। अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक कौन है, तो ड्यूटेरियम है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है, भारी जल में। अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक कौन होते हैं, तो ट्राइटियम होते हैं, इसका प्रयोग रेडियो सक्रिय में होता है। डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न बोल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ठीक है। और वहां से उपयोग भी पूछेगा, तो सारा उपयोग हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं। बोला है कि जो किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है परमाणु द्रव्यमान पर, या परमाणु संख्या पर, या द्रव्यमान संख्या पर, या परमाणु भार पर। तो ये निर्भर किस पर करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताइए, पहला ऑप्शन है दूरी का, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, दूरी का। दूसरा ऑप्शन है समय का, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का, और चौथा ऑप्शन क्या है, धारा का। बीच में कुछ प्रश्न बायोलॉजी के थे, हमने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी दूसरे सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमने उसको छोड़ दिया है। बाद में आप लोग बोलेंगे तो बायोलॉजी का भी करवा देंगे, बट यहाँ दूसरे सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी के जो होंगे आपको सर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। आगे है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी, समय, प्रकाश, धारा। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है, दूरी की। और ये जो प्रकाश वर्ष है ये खगोलीय दूरी की इकाई होती है। किसकी, खगोलीय जो दूरी होते हैं, खगोलीय दूरी, उसकी इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है, खगोलीय दूरी। और बात करें प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर के। किसके, 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, अभी बताएं कि खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, दूरी से, क्योंकि जो पारसेक होता है और पारसेक के साथ साथ अभी जो प्रकाश वर्ष बताए थे ये सब क्या मापते हैं, खगोलीय दूरी मापते हैं। और जो प्रकाश वर्ष होता है वो सबसे अति दीर्घ दूरी मापता है, खगोलीय दूरी, ठीक है। उससे बड़ा दूरी मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है, जो पारसेक है उससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। इसमें बोला है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो खगोलीय दूरी संबंधित होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित होता है। कहां से संबंधित होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए,
पार्सेक इकाई हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। देखने कितना सिंपल प्रश्न है, बट बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तब तक तो आपसे बनेगा नहीं। कितना भी सिंपल प्रश्न हो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपसे कोई प्रश्न बनने वाला है नहीं। तो बोला है कि पार्सेक इकाई किसकी है। पहला ऑप्शन दिया है दूरी की, दूसरा है समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो ये किसकी होती है, दूरी की। ये सबसे बड़ी मात्रक होती है किसकी, दूरी की। अगर बात करें पार्सेक की तो याद रखिएगा जो पार्सेक है ये सबसे दीर्घ, ये सबसे दीर्घ दूरी मापता है, ये सबसे दीर्घ दूरी मापता है। इससे बड़ा यंत्र कोई नहीं है। और कौन सी दूरी मापता है, ये भी मापता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का अर्थ क्या है दोस्त, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, खगोलीय दूरी मापता है, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें तो अगर हम बात करें कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। डायरेक्ट यहां से ही प्रश्न बोल रहे हैं, बताइए कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर लिखवा दिए हैं आगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर के। किसके, 1.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर के। ये सारा कंप्लीट आपको करवा दिए हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, समय की क्या होता है, सेकेंड होता है, वहां भी लिखवाए थे। आगे, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं दोस्त। बोला है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में विचार कीजिए, क्या क्या है। तो पहला बोला है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरीय मापने का मापक है। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरीय मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का संबंध है। काल अंतराल तो होगा नहीं, अंतराल कोई नहीं मापता, ये खगोलीय दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापता है, प्रकाश की तीव्रता भी मापता नहीं है, वर्गीकी को भी नहीं मापता है। तो क्या होगा ऑप्शन, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरी मापने का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन है, बोला दिए गए कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक, गलत है। यहाँ ऊर्जा नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा का संबंध ही नहीं है कहीं से। तो यहाँ से होगा एक सही है, सुधार लीजिएगा, सही है। कथन आपसे कौन सा सही है, तो कौन सा कथन सही होगा, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरी मापने का मात्रक है, पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। केवल एक, यहाँ गलत से ऊर्जा का मात्रक हो गया था, वो गलत था, ठीक है, सुधार लीजिएगा उसको। आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। अब बात आ गया है पास्कल, किसका बात आ गया है दोस्त, पास्कल का। तो ध्यान दीजिएगा, पास्कल, अगर बात करें हम पास्कल की, तो पास्कल क्या मापता है, तो ये मापता है दाब, प्रेशर। क्या मापता है, दाब यानी प्रेशर। पास्कल से क्या मापी जाती हैं, प्रेशर। पास्कल से मापा जाता है दाब यानी प्रेशर, ठीक है। अब बात आती है कि वायुमंडलीय दाब किसे मापी जाती है। प्रश्न बोलता है कि बताइए वायुमंडलीय जो दाब होती हैं, वायुमंडलीय दाब ये किससे मापी जाती हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से, ठीक है, बैरोमीटर से। और यहां से एक और प्रश्न बन जाता है बैरोमीटर से, बोलता है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक है अचानक गिर जाएगा तो क्या होगा। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जो अचानक गिर जाता है, जब अचानक गिरेगा, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, इसका पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा, अचानक गिरता है ना, अचानक जब गिर जाता है, अचानक क्या होता है, गिर जाता है, तो क्या होता है, आंधी और तूफान आती हैं। क्या आती हैं, आंधी और तूफान आती हैं, और तूफान आती हैं। आंधी और क्या आता है, तूफान आता है। कब, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है। जब धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है, बारिश की संभावना होती है। जब स्थिर रहता है तो मौसम क्या होगा, साफ होगा। चलिए आगे हो गया। अब देखिए, तो इस ये बोला था कि बताइए जो पास्कल है ये दाब की मात्रक है, बट दाब का मात्रक इसमें से और कौन है। तो आप जानते हैं कि जो न्यूटन होता है,
ये किसका होता है? ये होता है बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। वाट किसका होता है? ये होता है शक्ति का। किसका होता है? वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। जूल कार्य का होता है या ऊर्जा का? कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो बच गया आप ऑप्शन क्या? टॉर। तो कौन सा सही होगा? टॉर। बट यहां से आपको यह ध्यान देना है कि बताइए जो एक पार्सेक जो एक पास्कल होता है वो कितने टॉर के बराबर होता है? जो एक पास्कल होता है, एक पास्कल वो कितने टॉर के बराबर होता है? तो एक पास्कल बराबर होता है 7.5 गुणे 10 के घात -3 टॉर के बराबर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें एक पास्कल किसके बराबर होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है 7.5 गुणे 10 के घात -3 टॉर के बराबर। ठीक है, और इसका एक और होता है, टॉर हो गया, पास्कल हो गया, एक बार भी होता है। क्या होता है? बार। तो बताइए एक पास्कल बराबर बार कितना होता है? एक पास्कल बराबर 10 के घात -5 बार होता है। एक पास्कल बराबर कितना होता है? 10 के घात -5 बार के बराबर। ठीक है, तो ये सारा चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ आ गया है वाट। अब जानते हैं कि एक हर्ष शक्ति, एक हर्ष पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर। बोलते हैं ना जो मशीनें आती हैं वो 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर की होती है। ठीक है, तो उसका कहने का अर्थ होता है कि 1 हॉर्स पावर का होगा तो 746 वाट का होगा, 2 हॉर्स पावर का होगा तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 3 हॉर्स पावर का होगा तो 746 में 3 से गुणा हो जाएगा। हेलो, बैटरी खत्म हो गया था। ठीक है, चेंज कर लिए, फिर से आपको समझा देते हैं जो चीज़ें थी। देखिए हमने क्या बताया था, प्रश्न में क्या दिया था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई में पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो हमने बताया कि पास्कल क्या मापता है? पास्कल दाब मापता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि बताइए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो क्या आती है? आंधी और तूफान आती है। ठीक है, पूछता है कि बताइए बैरोमीटर जो है उसका पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो मौसम क्या रहता है? तो आंधी और तूफान आता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक स्थिर हो तो मौसम साफ रहेगी, और बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या आती है? बारिश आने की संभावना होती है। इसी से पता लगाया जाता है और भविष्यवाणी पहले ही आपको की जाती है। आगे देखे थे कि यदि बात करें न्यूटन का, तो न्यूटन से क्या मापते हैं? ये न्यूटन बल का है। ठीक है, अब वाट, वाट किसका है? शक्ति का है। जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का है। फिर देखे थे जो शक्ति है वो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कौन? एक हॉर्स शक्ति यानी एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। आगे देखे थे कि एक जो बच गया कौन? टॉर, यानी जो पास्कल है वो टॉर से भी संबंधित है। तो टॉर से भी मापा जाता है क्या? इसकी दाब। तो एक पास्कल बराबर देखे थे कितना होता है? 7.5 गुणे 10 के घात 3 टॉर होता है। ठीक है, और एक पास्कल बराबर 10 के पावर -5 बार के। यानी यदि हम बात करें दाब किससे मापा जाता है, तो पास्कल से भी मापते हैं और टॉर से भी मापते हैं, और किससे मापते हैं? बार से भी मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो याद रखिएगा जो बल की परिभाषा है वो गति के पहले नियम से आती है। बल की परिभाषा किससे आती है? बल की जो परिभाषा है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा ये किससे आती है? ये न्यूटन के गति के पहले नियम, गति के पहले नियम से।
ठीक है, पहले नियम से आती है। वहीं बात करें कि जो न्यूटन के दूसरे नियम है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम, तो ये था बल का सूत्र। क्या देता है? बल का सूत्र देता है। ये बल का सूत्र क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि बल का सूत्र होता है F बराबर ma, यानी जो फोर्स होता है वो मास और जो त्वरण होता है उसके क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। वहीं बात करें तीसरा, तो तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। और यही क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से हम लोग चल पाते हैं। और यही क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से जो नाव होती है वो समुद्र में चल पाती है। यानी जितने भी चलने वाली वस्तु होती है सब किससे होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया। इसका मतलब होता है कि जितना आप बल दूसरे पर आरोपित करेंगे वो सेम बल उतना ही आप पे विपरीत दिशा में क्या करता है? आरोपित करता है। जिसे बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। और किस नियम से? गति के तीसरे नियम से, ठीक है। तो सारा हमने बता दिया था, याद रखिएगा। बल की परिभाषा किससे आती है? बल की परिभाषा पहले नियम से, बल का सूत्र दूसरे नियम से, और तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और बल के पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। इस नियम का एक और नाम है, क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम, ठीक है। और इसी जड़त्व के नियम से प्रश्न आता है कि जब हम लोग करते हैं, गाड़ी जब स्टार्ट होती है, ठीक है, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम कहाँ होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। किस ओर? पीछे की ओर झुक जाते हैं। और जब गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है तो कहाँ आ जाते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किस नियम से होता है? ये सब किस नियम से होता है? पहले नियम यानी जड़त्व के नियम से होता है, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को भी जानते हैं, अभी बताएं न्यूटन के पहले नियम को किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से, ठीक है। संवेग का नियम, ये देखिए ऑप्शन है संवेग का नियम। तो याद रखिएगा, बोलता है कि जो रॉकेट होती है, रॉकेट ये किस नियम पर कार्य करती है? रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं दिया गया हो तो यहां देगा न्यूटन का तीसरे नियम। किसके तीसरे नियम? न्यूटन के तीसरे नियम। न्यूटन के तीसरे नियम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इससे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? अभी तो बताए कि ये सब किससे होता है? जड़त्व के नियम, यानी जो न्यूटन के पहले नियम उसके। तो पहला नियम कौन सा है? न्यूटन का पहला नियम, यानी अब सुनो न्यूटन का दूसरा नियम। पहला नियम परिभाषा भी देता है, किसका? परिभाषा भी देता है, ये परिभाषा भी देता है किसका? बल का। दूसरा नियम क्या देता है? सूत्र देता है, किसका? बल का, ठीक है। सूत्र बराबर F बराबर ma। अब न्यूटन के जो तीसरा नियम है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या संवेग संरक्षण के सिद्धांत जो रॉकेट होते हैं इसी पर कार्य करते हैं। और तीसरा नियम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत। अब बताइए, एक ऑप्शन इसमें है सापेक्षता का सिद्धांत, बताइए क्या है सापेक्षता का सिद्धांत? बोलता है, बताइए कि सापेक्षता का जो सिद्धांत वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। कौन दिया था? आइंस्टीन ने। अगर आपसे पूछे कि बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। सापेक्षता का न्यूटन का पहला नियम परिभाषा देता है बल का, और पहले नियम से ही हम लोग गाड़ी चलती है तो आगे की तरफ झुकते हैं, और गाड़ी जब ब्रेक लगती है तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। ब्रेक लगती है तो आगे और चलती है तो पीछे की तरफ। न्यूटन के दूसरा नियम है, इस सूत्र देता है, ठीक है। और पहला नियम परिभाषा देता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं इसे। अगला है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी बताया रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम, पहला ही ऑप्शन हो गया, क्योंकि अभी बताया था कि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत या न्यूटन के तीसरे नियम। प्रथम नियम परिभाषा देता है, ये परिभाषा देता है किसका? बल का। दूसरा नियम अभी लिखवाया कि ये सूत्र देता है किसका? सूत्र F बराबर ma, किसका? बल का। और आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कार्य करता है उत्प्लावन बल पर। किस पे? उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस प्रकार करता है?
उत्प्लावन बल पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो किस पे कार्य करता है, तो उत्प्लावन बल पर कार्य करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल पर कार्य करता है। अगला है, जो अगला प्रश्न है वो क्या है, बल का बल गुणनखंड है। यानी आपसे पूछा है कि जो फोर्स होता है यानी F बराबर जो ma होता है, ये गुणनखंड किसका है। तो आपको दिख ही रहा है कि जो F होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें द्रव्यमान और वेग यानी m भी, तो ये होता है किसका सूत्र, ये होता है संवेग का। किसका होता है, संवेग का। ठीक है, ये हो गया संवेग का। चलिए, तो ये सारी चीजें आज का था, हमने सारा बता दिया आपको। ठीक है, हमने सारा जो प्रश्न बनने वाला था सारा प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अब आप क्या कीजिएगा, सारा प्रश्न जितने भी आप बनाए हैं सारे प्रश्न को एक बार अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, और प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्लास देखिए और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद आप देखिएगा जब भी एग्जाम में जाएंगे सारा प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर को बताया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको इसका सारा निचोड़ भी बताया जा रहा है पोस्टमार्टम करके कि कैसे कैसे प्रश्न आपको आगे पूछा जा सकता है। ऑप्शन वाइज आपको सारा चीज़ क्लियर किया जाता है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।